हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम फिलिंग देख रहे थे, ऑर्बिटल्स को किस तरह से फिल करते हैं। एनर्जी की डिस्कशन हमने कर ली थी कि एनर्जी जो है किस तरह से हम निकालते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए तो सिंपल होता है, अगर एन की वैल्यू सेम होगी तो कोई भी सब शेल होगा, एस पी डी या एफ, उन सब की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी उस ऑर्बिटल के लिए। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हमने देखा कि एल की वैल्यू पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा एल की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी एनर्जी होगी जब n का नंबर सेम होगा। फिर हमने देखा कि कुछ ऑर्बिटल्स में जो है एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है जबकि कम होनी चाहिए। जैसे 3D और 4s में देखा हमने, 3D की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि n+l रूल के हिसाब से जो है n+l की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आती है 3D की, जबकि 4s की हमारे पास कम होती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर मान लो n+l की वैल्यू भी सेम आ जाए तब हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि जिसकी ज़्यादा n की वैल्यू होगी उसी को हम प्रेफरेंस देंगे, उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। फिर हमने अफबाउ प्रिंसिपल की बात की थी। अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी में जो है वो फिल किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी ऑर्बिटल की उसको हम सबसे पहले फिल करेंगे, फिर प्रोग्रेसिवली इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। वो अफबाउ प्रिंसिपल ने कहा था। लेकिन फिर भी अफबाउ प्रिंसिपल, जैसे है ना, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 2 8 और 1, यानी कि हमने 11 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं इन ऑर्बिटल्स में। लेकिन अफबाउ प्रिंसिपल ने मुझे ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, पहले 1s में जाएंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, इस हिसाब से। लेकिन इसने मुझे ये नहीं बताया कि किस हिसाब से डालेंगे। अब मेरी मर्जी है ना कि मैं तो कैसे भी डालूं, मान लो मैं 2 8 1 कर दूं, है ना, कोई है वो 4 4 या 2 कर दे, फिर 1 कर दे, किसी भी हिसाब से फिल कर सकता है। तो किस तरह से फिल करेंगे ये हमें अफबाउ प्रिंसिपल ने नहीं बताया। ठीक है, ये तो थी अफबाउ प्रिंसिपल की बात कि यहाँ से शुरू होती है और ऐसे ऐसे करके जो है वो जाती है, ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से। इसके बाद आता है कि हमारे पास s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1। p में कितने होते हैं? 3। d में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे s बहुत बार है, फिर p भी है, d भी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है मैं फिल कर सकती हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकती हूँ एक ऑर्बिटल में, वो मुझे बताता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक तो ये कहता था कि सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो सकती। कहाँ पे डिफरेंस आता है? जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। इसका मतलब कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उनका स्पिन कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उनका स्पिन कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर एक का +½ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दूसरे का कैसा होगा? -½ है। तो या तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता था कि ऑर्बिटल फुली फील्ड हो सकता है या फिर वो हाफ फील्ड हो सकता है। इस तरह से हाफ फील्ड हो सकता है। कभी भी उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम नहीं होगा, अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, इस तरह से नहीं होगा। या तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होंगे उस ऑर्बिटल में और दोनों के स्पिन ऑपोजिट होंगे, या एक ही प्रेजेंट होगा और उसका स्पिन या अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। दोनों का अपवर्ड, दोनों का डाउनवर्ड नहीं हो सकता है। चलो, इससे ये तो पता लग गया कि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी कि इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 2 हो सकते हैं, इसमें 3 है ना इसके पास ऑर्बिटल्स, px py pz ml की -1 0 +1 वैल्यू से। d के पास भी 5 है, -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की। ये तो पता चल गया कि ठीक है, यहाँ 2 आ सकते हैं, यहाँ 2 आ सकते हैं। यहाँ पे मैं कैसे फिल करूंगी?
ये मुझे बताता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। वैसे डेफिनेशन का हमें इतना ज़रूरी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बता रहा है। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगली फिल होते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डलता है, उसके बाद पेयरिंग जो है वो अकर होती है। यानी कि एस में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें तो एक ही है तो पहले एक डलेगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। 1s में ऐसे होगा, 2s में भी ऐसे, पहले एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन और दोनों का स्पिन ऑपोजिट, जो हमें क्या बताता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और 1s पहले भरा जाएगा और 2s बाद में भरा जाएगा, ये मुझे बताता है अफबाउ प्रिंसिपल। फिर आता है 2p। 2p में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? देखो वो कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल होते हैं, सिंगली फिल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड सिंगली, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड सिंगली, बस इतना सा आप याद कर सकते हैं। देन पेयरिंग टेक प्लेस, देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। ऑलराइट, अब मान लो कि मेरे को इसके बाद 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 8th इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो वो यहाँ पे होगा और उसका स्पिन कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। यहाँ कैसा होगा? ऑपोजिट होगा। मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐड नहीं कर सकती। किस तरह से? देखो कि मेरा मन किया तो मेरे को मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं 2p में, तो मैंने ऐसे 2p कर दिया। नो, ऐसे नहीं कर सकती मैं। या मेरा मन किया कि ठीक है मैंने 1, 2 यहाँ डाले और 2 यहाँ डाल दिए। नो, पहले मैं क्या करूंगी? पहले मैं एक एक भरूंगी, सबको एक एक दूंगी, फिर दूसरी बार फिर से शुरू करूंगी। तो ये मुझे बताता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखते हैं कि हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होने हैं। ये तो पता चल गया कि सब ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये भी पता चल गया कि उनके स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए, और अब हमें ये भी पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो सकते हैं। जैसे p में कितने मैक्सिमम होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। d में मैक्सिमम कितने होंगे? d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहले सिंगली फिल करो और फिर डबली फिल करो, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि क्या वो ऑर्बिटल फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं या वो फुली फिल्ड होंगे या हाफ फिल्ड होंगे। यानी कि p कब स्टेबल होगा? जब p में या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। s कब होगा स्टेबल? जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फुली फिल्ड होगा, या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाफ फिल्ड। d कब स्टेबल होगा? जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफ फिल्ड, या 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फुली फिल्ड। f कब स्टेबल होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंगली फिल्ड, हाफ फिल्ड वी कैन से, और 14 इलेक्ट्रॉन्स जब वो कंप्लीटली फिल्ड होगा। अब देखते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखी जाएगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। देखो 1s, 2s, 2p, 3s, फिर 3p। देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब मुझे पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली जाएगा, फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग होगी। तो देखो पहले सिंगली एक ऑर्बिटल भरा जाएगा पूरा, फिर शिफ्ट होगा अगले पे। देखो इस पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, अब इसको मैं फुली फिल करूंगी ऑपोजिट स्पिन के साथ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाला, इसको फुली फिल करूंगी ऑपोजिट स्पिन के साथ। यहाँ पे क्या करूंगी? पहले सिंगली डालूंगी और फिर पेयरिंग करूंगी। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझे कितने डालने हैं? बस एक इलेक्ट्रॉन डालना है, तो मैं यहाँ डाल दूंगी 3s1 में। ठीक है, इसको मैं किस तरह से लिख सकते हैं? अब मैं एग्जाम में या हर टाइम जब मुझे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मैं सारा तो नहीं बना के बैठ सकती। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? देखो इसको लिखूंगी मैं 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो यहाँ पे लिख दूंगी 1s2, फिर लिखूंगी 2s2, फिर लिखूंगी 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p6, और फिर लिखूंगी 3s1। इस तरह से मैं लिख सकती हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की। इसको लिखने का एक और तरीका है। देखो, जो नोबल गैसेस होंगी ना, उनका जो लास्ट ऑर्बिटल होगा p में आता है, उनका हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनका जो फाइनल लास्ट शेल होता है वो p सब शेल होता है, और वो हमेशा कैसा होगा, फुली फिल्ड होगा, क्योंकि वो स्टेबल होती है, उसे ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है ना। न्यूट्रल होते हैं वो नोबल गैसेस, हम उनको कह रहे हैं दे आर नोबल। नोबल का क्या मतलब है, उनको कोई लेना देनी, ना कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कोई वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि फुली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्यों वो जो है अनस्टेबिलिटी कॉज करेंगे अपने आप में। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है। देखो, सोडियम की नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, क्या होती है, हिना ने अरेंज करके 0 रन दिए, ये होती है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। नियॉन आ रही है सबसे नियरेस्ट सोडियम के। देखो नियॉन की लिख के देखो क्या होती है, नियॉन में होते हैं 10, एटॉमिक नंबर क्या है 10, 10 इलेक्ट्रॉन से किस तरह से भरूंगी मैं, 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, 7, 8, 9, 10। इसको मैं नोबल गैस के साथ भी लिख सकती हूँ। मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये किसकी है, नियॉन की नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ नियॉन 3s1। इसका मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 11th इलेक्ट्रॉन कौन से में जा रहा है, 3s में जा रहा है, इस वाले शब्द शेल में जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स भरने थे, हमने लिख दिया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है। अब पाउ प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से जो है वो लिख दिया सारे ऑर्बिटल्स को। फिर मुझे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बताया कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनका स्पिन कैसा होगा, ऑपोजिट स्पिन होगा, या तो एक +½ है अगर तो दूसरा कैसा होगा, -½ एक +½ है तो दूसरा कैसा होगा, -½ ये मुझे पॉली ने बता दिया, ठीक है। फिर लास्ट में कौन सा आया मेरे पास, लास्ट में आया हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल ने मुझे बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होते हैं और उसके बाद पेयरिंग जो है वो it takes place, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आर filled singly and then the pairing will take place। अब इनकी लिख के देखते हैं किस तरह से लिखते हैं। देखो हीलियम का कितना होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसकी कितनी होगी 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। आर्गन का देखो कितना होगा, पता है किस तरह से लिखते हैं इनको, देखो 1s2, 2s2, 2p6 है ना, तो इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है ना वो आता है 3p6 पे, इसकी फाइनल क्या होगी 3p6, ठीक है। ऐसे लिखो ना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, फिर क्या आता है 4p, ठीक है। 3p6 आता है, अगले इलेक्ट्रॉन में, अगले में यहाँ पे 3d10 आ जाएगा और यहाँ पे आता है 4p6, ठीक है। इस हिसाब से अगले में क्या आएगा 5p6 हो जाएगा, यहाँ 4d10 हो जाएगा। ऑलराइट, इस तरह से जो है हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं। अब यहाँ पे आर्गन का कितना होता है 18, तो मान लो कि आपको कोई ऐसा लेना है जिसकी नियरेस्ट आर्गन है, तो आर्गन लिख दो, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, फिर हम बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल कर देंगे। मैंने आपको बताया है 3p6 तक भरे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, यहाँ पे आता है 3d10 एंड 4p6, ठीक है। यहाँ पे 4s आ जाएगा, यहाँ 3s है तो यहाँ 4s आ जाएगा, 4s2, 3d10, 4p6, यहाँ आ जाएगा 4d10, 5p6, और इसके पीछे वाले आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4f आ जाएगा, तो 4f भी फिल्ड होगा, उसके बाद s आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा हमारे पास p में जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और सारे p की कैसी है फुली फिल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको किसी की भी लिखनी है, अगर आपको डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स याद है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि लीना ने की रब से फरियाद, है ना, 3 ही लिखते हैं हम। लिथियम का क्या होता है 3, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s1। सोडियम की अभी लिखी 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो n की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन किस में आएगा मेरे पास 4s में आएगा, 4s1 19 होता है यहाँ पे मेरे पास, तो मैं आर्गन की लिखूंगी यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4s1। ऐसे लिखी थी। हीलियम की क्या थी मेरे पास 1s2, इसकी क्या थी 1s2 2s2 2p6, इसकी क्या थी मेरे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 एंड 4। फिर अगला इलेक्ट्रॉन किस में आ जाना है 4s में आना है। यहाँ पे खत्म होगी ना आर्गन की, 16 इलेक्ट्रॉन्स हुए, देखो 6 18 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 19, तो 19th इलेक्ट्रॉन में किस में डालूंगी 4s में डालूंगी, आ गया 4s1। तो डाउन द ग्रुप जो है लास्ट एनर्जी जो है शेल वो बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। सोडियम का साइज ऐसा होगा, फिर लिथियम का साइज ऐसा होगा, फिर सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर रुबिडियम का होगा, फिर सीजियम का होगा। तो इस तरह से होते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिवली डाउन द ग्रुप जो है एन की वैल्यू बढ़ती जाती है और उसका साइज जो है एटम का वो भी बढ़ता जाता है। इस तरह से भरते हैं हम। अब आते हैं हमारे पास डी ग्रुप एलिमेंट्स, पी में भी ऐसे ही चलेगा। डी ग्रुप एलिमेंट्स में ऐसा खास क्या है देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं हम उन्हें। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो शुरू होती है स्कैंडियम से। स्कैंडियम, एक बार मैं स्क्रीन देख लेती हूँ, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होती है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, वेनेडियम का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड जिंक का होता है 30। यहाँ पे क्या होता है, अब क्योंकि डी हम कह रहे हैं, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण क्या होता है, देखो हम कह रहे हैं कि 3D की एनर्जी जो है वो 4s से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत टाइटली जो है वो बाउंड होते हैं। उस वजह से क्या होता है कि 3D की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और 4s की जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। 3D की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी और 4s की एनर्जी थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाएगी। इतनी भी नहीं बढ़ जाएगी कि मैं 4s को जो है, देखो 3D है और 4s है ना, पहले मैं 4s फिल करती हूँ फिर 3D को फिल करती हूँ, होना यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे भी मैं पहले 4s को फिल करूंगी फिर 3D को फिल करूंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 4s की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है 3D से, क्योंकि ये जो 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ना आपस में बहुत ज्यादा जो है टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। टाइटली बाउंड होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि 4s की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और उस कारण से 3D की एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसको मैं बस लिखूंगी ऐसे कि 3D और 4s भरूंगी मैं इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही, पहले इलेक्ट्रॉन्स मैं किस में डालूंगी 4s में डालूंगी और फिर इलेक्ट्रॉन्स 3D में डालूंगी। पर जब मैं लिखूंगी तो लिखते कैसे हैं हम, एनर्जी के हिसाब से लिखते हैं। बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी में लिखो। तो लिखूंगी मैं उस हिसाब से कि पहले 3D में फिर 4s में, क्योंकि यहाँ पे 4s की एनर्जी स्लाइटली वेरी लिटिल बिट, कि यहाँ 3D है, ये 3D है तो बस यहाँ पे कहीं जो है वो 4s की एनर्जी जो है थोड़ी सी बढ़ गई होगी, लेकिन मैं 4s के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पहले ही फिल करूंगी और उसके बाद 3D के इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल करूंगी। इतनी बात लग गई पता। देखो किस तरह से लिखते हैं। स्कैंडियम का 21 होता है, नियरेस्ट नोबल गैस क्या है इसके लिए
इसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन 18। अब मेरे को 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, 3d में और 4s में इलेक्ट्रॉन्स मुझे फिल करने हैं। तो देखो फिल में कैसे करूंगी, फिल में उसी हिसाब से करूंगी। 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, यानी कि 4s पहले फिल होता है फिर 3d फिल होता है, तो मैं भरूंगी पहले 4s को ही। देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ भर दिए हैं आर्गन के 18 भर दिए हैं। अब मेरे को यहाँ पे आगे भरने हैं, तो देखो यहाँ पे पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स डालूंगी, पहले सिंगली फिल किया फिर पेयरिंग कर दी, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड करने हैं वो मैं कहाँ ऐड करूंगी, 3d में ऐड करूंगी, 1 2 3 4। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, 3d 4 एंड 4s 2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे स्केंडियम की, ऑलराइट, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। समझ में आ गई बात। भरूंगी मैं उसी हिसाब से, पहले 4s को भरूंगी फिर 3d को भरूंगी, लेकिन लिखूंगी मैं पहले 3d को अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि 4s की एनर्जी स्लाइटली जो है वो ज्यादा हो जा रही है। 3d के इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में बड़े हुए चिपके हुए हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन्स इतने टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, इतने टाइटली बाउंड नहीं होते हैं वो। और इतनी ज्यादा जो d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि s इलेक्ट्रॉन, देखो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अट्रैक्शन फील करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को। लेकिन ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, एस के इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको शील्ड कर देते हैं, तो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन वो फील नहीं करते हैं, तो थोड़े से वो लूजली बाउंड होते हैं। लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। इतनी सी बात लग गई पता कि पहले मैं 3d लिखूंगी, पहले मैं लिखूंगी 3d और 4s, लेकिन पहले मैं 4s फिल करूंगी और उसके बाद जो है मैं 3d को फिल करूंगी। अब देखो टाइटेनियम की, देखो टाइटेनियम का क्या है 22, आर्गन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3d 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4s, दिस इज 3d दिस इज 4s। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18 19 20 और मुझे कितने डालने इलेक्ट्रॉन्स, 18 19 20 21 22 23, तो कितनी आ गई d3d एंड 4s 2। अब मेरे को करनी है वेनेडियम की, वेनेडियम का कितना है, टाइटेनियम का था, सॉरी ये हमने वेनेडियम की कर दी है ना, टाइटेनियम की क्या होगी जिसका 22 है, 3d 2 4s 2, फिर वेनेडियम की कर दी हमने 23। अब देखो क्रोमियम की, देखो क्रोमियम में कितने हैं 24 है, 18 भर दिए हैं 2 भी भर दिए हैं, अब मुझे कितने भरने हैं 1 2 3 4। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो d के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बड़े टाइटली बाउंड होते हैं। एक और चीज हमने पढ़ी कि केमिस्ट्री में कोई भी एटम है, कुछ भी है, कोई भी चीज है, कोई इलेक्ट्रॉन है ना, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कोई भी एटम जो है वो स्टेबिलिटी डिमांड करता है, वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े या उसको इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल बनना पड़े। वो चाहता है कि मैं नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूं, या हाफ फिल्ड हो जाऊं या फुली फिल्ड हो जाऊं, इस तरह जो है वो सोचता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो 3d 4 और 4s 2, मैंने कहा कि d इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन 4s के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से घूम रहे होते हैं। तो क्या होता है कि 4s के इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाता है, खाली पड़ा है ना किसके पास खाली जगह है, तो ये इसको ले लेगा, तो ये बन जाता है इस तरह से 1 2 3 4 5 एंड ये बन जाता है 3d 5 एंड 4s 2। बस ये आपको याद रखना है कि क्रोमियम जो है वो 3d 4 और 4s 2 की तरह नहीं, लेकिन 3d 5 और 4s 2 की तरह एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हाफ फील्ड अटेन कर सकते हैं। देखो s भी हाफ फील्ड हो गया ना, स्टेबल है, और 3d 5 भी जो है वो स्टेबल है, d में 5 आ गए और s में कितने हैं 1 आ गए। ठीक है, इस तरह से जो है हम क्रोमियम की लिख सकते हैं। अब क्रोमियम के हिसाब से बाकी सारे जो है वो चलेंगे। देखो क्रोमियम के बाद चलो मैंगनीज पे। मैंगनीज का क्या है
25। तो 18 भर दिए हैं 3D एंड 4s। तो देखो 18, 19, 20 कितने हो गए? 18, 19, 20। तो मुझे कितने भरने हैं? 25 भरने हैं। ठीक है, तो देखो 18, 19, 20 और यहाँ पे मैंने कितने भर दिए? 3D 5 4s 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? 3D 5 और 4s 2। लेकिन मेरे पास क्रोमियम में कितने थे? देखो क्रोमियम जब मैंने लिखा तो 24 था, 3D 5 था और 4s की कैसे बन गई थी? 1 बन गई थी। 4s 1 बन गई थी। अब जब मुझे लिखना है मैंगनीज का 25, तो मैं किस तरह से करूंगी? अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? s फिल होता है ना पहले, तो s में जाएगा। तो क्या बन जाएगी? 3D 5 एंड 4s 2। अब देखो मैंगनीज का कर दिया, आयरन का देखो, आयरन का क्या है? 26 है। आर्गन में डाल दिए हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो आर्गन के डाल दिए, देखो कितने हो गए? आर्गन के 18 हो गए और इसके 20 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स डालने अब। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? फर्स्ट से शुरू होगा और कैसा स्पिन होगा उसका? ऑपोजिट स्पिन होगा। बस इसी तरह से जो है हम भरते जाएंगे। आयरन का 26 है, तो यहाँ पे कैसे? आयरन का 26 हो गया। फिर उसके बाद कोबाल्ट के 27 है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 7th इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाएगा निकल। निकल का कितना है हमारे पास? देखो 28 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब आओ कॉपर पे। कॉपर का कैसा है? 29 है और इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे। ठीक है, देखो कॉपर के साथ भी कुछ गड़बड़ है। कॉपर का है 29। देखो आर्गन भर दिया मैंने, 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। अब मैंने भरने हैं 3D एंड 4s। देखो 4s तो हम भर चुके थे, है ना? मैंगनीज पे। मैंगनीज पे क्या हो गया था? 3D 5 4s 2 हो गया था और 3D 5 भी हम भर चुके थे। फिर 3D 6 भी भर दिया था, 3D 7 भी भर दिया था, 3D 8 भी भर दिया था, 3D 9 भी भर दिया हमने कॉपर का। 3D 9 भर दिया। अब देखो दोबारा से इसके पास क्या चांस है? मैंने आपको कहा कि डी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो आना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एस के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, तो वो क्या करता है? जंप कर जाएगा यहाँ पे। देखो इतना ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं है कि वो जंप ना कर पाए। मैंने कहा स्लाइट डिफरेंस है एनर्जी का, और यहाँ पे खाली बची है ना एक जगह, इसके पास खाली है ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ये देखो एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे और ये कैसा रह गया? ऐसे। ये बन गया 3D10 4s 1 बन गया। 3D10 4s 1 ये बन गया फुली फिल्ड और ये बन गया हाफ फिल्ड। इसी की तरह कुछ क्रोमियम में भी हो रहा था। क्रोमियम में क्या हो रहा था? 3D5 और 4s 1 हो रहा था। वहीं पे कॉपर ने क्या किया? कॉपर ने कर दिया 3D10 और 4s 1। वो कह रहे हैं कि जब मैं स्टेबल हो सकता हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं क्यों ना हूँ। देखो पहले हमने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा मैंने निकल के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि निकल के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे ना उसको कंप्लीट होने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दे देता तो ऐसे तो खाली हो जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता। वो हाफ फील्ड में स्टेबल है या फुली फील्ड में स्टेबल है। मैं ऑर्बिटल को नष्ट तो नहीं कर सकती, खत्म तो नहीं कर सकती। कॉपर को एक ही चाहिए, तो उसने बोला ठीक है तो एक ले ले, और एक जो है मैं सिंगली फील्ड रहने देती हूँ अपने पास। अब आता है जिंक। जिंक की क्या होगी? अब तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। जिंक का है 30 और इसकी होगी हमारे पास 3D10 4s 2। 3D10 और 4s 2 बड़ी इजीली आप लिख सकते हैं। ये होगी जिंक की। यहाँ पे आ जाएगा आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स 20 और 10 30। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के हमने कर लिए, वैसे आप सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के भी जो है वो
कर सकते हैं। आपको 30 तक तो याद होने चाहिए, 30 तक एलिमेंट्स यू शुड रिमेंबर। निमोनिक से याद कर लो, या मैं तो कहती हूँ आपको पीरियोडिक टेबल ही जो है वो याद होना चाहिए, बहुत इजी होता है। आप निमोनिक से जो है याद कर सकते हैं। और वो निमोनिक्स नहीं देखने जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, या अगर मान लो मैं बताती हूँ वो, या आपका स्कूल में कोई बता रहा है, ट्यूशन में कोई बता रहा है, वैसे नहीं करना है। आपको जैसे याद रह रहा है, आपको जो समझ के याद रह रहा है वैसे करो। मुझे तो कैसे भी याद रहता है, मैं उसको वैसे याद करती हूँ, क्योंकि मुझे काम आएगा ना, तो मैं जैसे लिखूंगी मुझे वैसे सही होता है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बस डी में क्या होता है कि पहले 3D जो है वो फिल होता, पहले 4S फिल होता है, उसके बाद जो है 3D पे हम जाते हैं। बात तो वही है, 4S ही भरा जा रहा है, फिर 3D पे भरने पर हम लिखते कैसे, पहले 3D को लिख देते हैं और फिर 4S को लिखते हैं। जबकि इससे स्केंडियम से पहले वाले में मैं पहले 4S लिखती हूँ, फिर 3D लिखती हूँ। यहाँ पे मैं ऑपोजिट कर देती हूँ, 3D को लिखती हूँ, 4S को लिखती हूँ, पर भरूंगी मैं वैसे ही, पहले 4S भरूंगी, फिर 3D भरूंगी, और यहाँ पे भी मैं पहले 4S भरूंगी और फिर 3D जो है वो भरूंगी। समझ में आ गई बात इतनी सी? ठीक है, तो इसके साथ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब आयंस की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब है कि आपको कोई बोले कि सोडियम पॉजिटिव की लिखो। सोडियम पॉजिटिव का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिया कहीं इसने, तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है ये, या आप नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो या फिर सोडियम पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। नियॉन के पास भी तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप क्लोरीन की लिखो। क्लोरीन में कितने होते हैं? 17। क्लोरीन की कितनी होती है? 17, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो कितने हो जाएंगे? 18। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा? आर्गन की। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस तरह से जो है ये क्लोरीन नेगेटिव की बन जाएगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। क्वांटम नंबर से हमने शुरू किया था, यहाँ तक हमने खत्म कर दिया। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो मेन पोर्शन था, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और आई होप आपको समझ भी आया होगा। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैंने समझा है वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो शेयर करें। 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे, या अगर आपको लेसन बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी यहाँ पे भी, तो आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक जो आपको पढ़ना है, ऐसा कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल जो नहीं हो रहा है, या कोई भी चीज़ है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।